फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर भी कुछ हो सकती है। आज हम काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 पर हुए एक वायरल एनालिसिस को डीकोड करने वाले हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह फिल्म कला कम और एक पॉलिटिकल एड ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो इस पूरे एनालिसिस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि ये फिल्म जो ऊपर से एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर लगती है, असल में राजनीतिक प्रोपेगेंडा का एक बहुत ही सोचा समझा हिस्सा है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये एक फिल्म है या एक विज्ञापन, और जो सोर्स है उसका तर्क है कि इसका जवाब तो फिल्म की पैकेजिंग में ही कहीं छिपा हुआ है। अब देखिए, ये एनालिसिस शुरू होता है फिल्म के डिस्क्लेमर से। आमतौर पर यह एक कानूनी जरूरत होती है, लेकिन यहां सोर्स का तर्क यह है कि इसे एक लीगल चीट कोड की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म बनाने वालों को फैक्ट्स और फिक्शन को इस तरह से मिलाने की आजादी देता है कि देखने वाला सच और झूठ में फर्क ही न कर पाए। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। सोर्स अपने दावे के सबूत के तौर पे पब्लिक में दिए गए बयानों का जिक्र करता है, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री का ये बयान। जब एक बड़ा राजनेता सीधे सीधे फिल्म देखने को वोटिंग बिहेवियर से जोड़ता है, तो एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स के बीच की जो लाइन है वो सच में काफी धुंधली हो जाती है। तो सवाल ये है कि फिल्म ये सब करती कैसे है। सोर्स के मुताबिक इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो इस कथित प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब किसी को एक खास तरीके से महसूस करने के लिए पहले से तैयार करना, ताकि वो आगे आने वाले मैसेज पर आसानी से यकीन कर ले। एक तरह से ये दिमाग को एक खास दिशा में मोड़ने जैसा है। सोर्स इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देता है। सोचिए, कोई मिठाई वाला आपको पहले एक तीखी मिर्च खिला दे। जाहिर है आपका मुंह जलने लगेगा, और फिर वो आपको मिठाई ऑफर करे तो आप फौरन खरीद लेंगे, है ना। फिल्म भी कुछ ऐसा ही करती है। ये एक इमोशनल आग पैदा करती है ताकि इसका पॉलिटिकल मैसेज एक राहत की तरह महसूस हो। एक और बड़ी चालाक टेक्निक है जब विलेन ही हीरो की तारीफ करने लगे। सोचिए, जब दुश्मन ही आपकी ताकत को मान ले तो उस बात का असर कितना ज्यादा होता है। सोर्स का तर्क है कि फिल्म इस टेक्निक का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की इमेज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए करती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स एक और पॉपुलर कल्चर का उदाहरण देता है। जरा सोचिए, अगर थैनोस ये कहे कि स्पाइडरमैन को देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं, ये सुनते ही स्पाइडरमैन की पावर एकदम से बढ़ जाती है ना। बस यही सिद्धांत यहां भी काम कर रहा है। तो ये तो हुई साइकोलॉजिकल बातें, पर अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे ठोस हिस्से पर, जहां सोर्स फिल्म के दावों को सीधे सीधे फैक्ट्स के सामने रखता है। यहां बात होती है नोटबंदी की। देखिए, फिल्म में इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, लेकिन आरबीआई के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। फिल्म का दावा और हकीकत दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। और फिर आता है ये आंकड़ा 99.3%। मतलब सोर्स जिस आरबीआई रिपोर्ट का जिक्र करता है उसके हिसाब से नोटबंदी में बंद हुए लगभग सारे के सारे नोट, यानी 99.3%, वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो फिर सवाल उठता है कि काले धन का क्या हुआ। यही नहीं, एनालिसिस ये भी पॉइंट आउट करता है कि फिल्म नोटबंदी के उन गंभीर नतीजों पर पूरी तरह से चुप है जो हम सबने देखे या सुने हैं, जैसे कि इकोनॉमी में आई गिरावट, एटीएम की लाइनों में हुई मौतें और देश की जीडीपी पर पड़ा लंबा नेगेटिव असर। तो एक तो है कि फिल्म गलत बातें दिखाती हैं, पर सोर्स के मुताबिक प्रोपेगेंडा की एक और बहुत ताकतवर टेक्निक है, सच को छिपाना। क्योंकि कई बार जो नहीं दिखाया जाता वो दिखाए गए झूठ से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये टाइमलाइन है। देखिए, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करते हैं और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट पर एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। सोर्स का दावा है कि ये इतनी बड़ी और जरूरी बात फिल्म से पूरी तरह गायब है, शायद इसलिए क्योंकि ये एक सीधी सादी हीरो वाली कहानी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और बात यही खत्म नहीं होती। सोर्स और भी कई चीजों की तरफ इशारा करता है जो फिल्म में नहीं है, जैसे पुलवामा हमले से पहले मिली खुफिया चेतावनियां। अगर इन्हें फिल्म में शामिल किया जाता तो ये फिल्म की सिंपल हीरो वाली कहानी पर कई सवाल खड़े कर सकती थी। और अब हम आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले तर्क पर। सोर्स का कहना है कि यह फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं बदल रही, ये हम सबकी अपनी यादों को बदलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि फिल्म सिर्फ सालों पुरानी बात नहीं कर रही, बल्कि उस हाल के सच को बदल रही है जिसे बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो एटीएम की लंबी लाइनें, वो परेशानियां। फिल्म कहती है कि वो असली कहानी थी ही नहीं।
सोस इस टेक्निक को एक नाम देता है, गैस लाइटिंग। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जहां किसी को इतना कंफ्यूज कर दिया जाए कि वो अपनी ही यादों पर, अपनी ही आंखों देखी हकीकत पर शक करने लगे। और यही बात हमें इस एनालिसिस के सबसे अहम पॉइंट पर ले आती है कि जब यही गैसलाइटिंग बड़े पैमाने पर, बड़े पर्दे पर लाखों लोगों के साथ होती है तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई फिल्म हमारी जी हुई यादों को ही बदलने लगे तो फिर सच पर हक किसका होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के इस डिजिटल दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।